अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। अपना प्रोग्राम इससे शुरू करूँगी। ये क्यों काली पट्टी मैंने बांधी है, आपको पता है आज क्या डेट है? आज हम लोग इस बात पर रोशनी डालने के लिए ये दिन जिसका नाम रखा गया है यौम इस्तेहसाल। अब आप बहुत सारे लोग ऐसे हैं वो सोचेंगे कि यौम इस्तेहसाल क्या है। सो हर साल आज के दिन, आज की तारीख पर, इस महीने में हम ये याद दहानी कराते हैं कि याद है आपको वो वक्त जब कोविड आया था और हम किस तरह महसूर हो गए थे, हमें किस तरह घरों में बंद कर दिया गया था। जब नया नया शुरू हुआ था ऐसा लग रहा था पता नहीं क्या एलियन चीज़ आ गई है जिसकी वजह से हम घर से निकल नहीं सकते, दुकानें बंद, ऑफिसेज दफ्तर बंद, आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक ब्रेक आ गया था। और वो जो ब्रेक आया था उसकी वजह से हम अपने आप को कितना बेचारा और अपने ऊपर तरस खाने वाला महसूस कर रहे थे। अजीब सा एहसास था हमारे अंदर और वो एहसास सोचें कुछ अरसे के लिए हमारे ऊपर आया और हमें लग रहा था कि बस ज़िंदगी ख़त्म, दुनिया ख़त्म। वो एहसास पिछले 5 साल से हमारे कश्मीर बहन भाई जो हैं, कश्मीरी बहन भाई, वो महसूस कर रहे हैं, उसमें जी रहे हैं, उसमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, उस एहसास में। अब मैं आपको उस तरफ लेके जाती हूँ, फ्लैशबैक में लेके जाती हूँ। 2019 5 अगस्त को आर्टिकल 370 और 35A को ख़त्म कर दिया गया। हो सकता है कि ये चीज़ें आपको टेक्निकली नहीं समझ आए, लेकिन मैं आपको खुल के आसान अल्फाज में समझाती हूँ। क्या हुआ? हुआ ये, कश्मीरी खुसूसी हैसियत ख़त्म कर दी गई और उसे भारतीय यूनियन में जम कर दिया गया। उनके पॉलिटिकल राइट्स, आइडेंटिटी राइट्स, इकोनॉमिकल राइट्स, रिलीजियस राइट्स, इलेक्टोरल राइट्स, सब कुछ छीन लिया गया और इंतहा कर दी भारत ने जुल्म की। 7 से 8 महीने तक कर्फ्यू नाफिज कर दिया, तमाम राब्ते, इंटरनेट, सब कुछ बंद कर दिया। इंडियन सिटीजन्स को वहाँ ज़मीन ख़रीदने के लिए, मतलब ज़मीन ख़रीदना, बिज़नेस लगाना और उनको प्रॉपरली इजाज़त दे दी गई ताकि उस खित्ते में इंडियंस ज़्यादा से ज़्यादा आबाद हो सकें। कश्मीर में 9 लाख से ज़ायद इंडियन फ़ौज चप्पे चप्पे पर मौजूद है और कश्मीरी आवाम जो है वो अपनी मर्ज़ी से बेचारे सांस भी नहीं ले सकते। हम पाकिस्तानी, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने पे मौजूद हो, हम उनके साथ हैं और मरते दम तक साथ रहेंगे और पूरी दुनिया को ये जुल्म की कहानी सुनाते रहेंगे जब जब हमें मौका मिलेगा। सो आज गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में अपने प्रोग्राम की इब्तिदा मैं ये कर रही हूँ और ये याद दहानी करा रही हूँ कि हम कभी भी ये जुल्म भूलेंगे नहीं। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊँगी मैं। अभी ब्रेक पे जा सकती हूँ मैं? ओके, एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आऊँगी और अपने प्रोग्राम का कंटेंट आपसे शेयर करूँगी। ज़रूर हमारे साथ रहेगा। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। तो आज का टॉपिक क्या है मैं आपको बताती चलूँ। हम हर चीज़ के लिए अपने आप को ट्रेन करते हैं या फिर हमारे बड़े हमें ट्रेन कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमने स्कूल का टेस्ट देना है, हमने अपनी एजुकेशन की शुरुआत करनी है, तो हमारे अम्मा अब्बा बचपन से ही हमें पता नहीं ये सिखाते हैं वो सिखाते हैं कि अच्छे स्कूल में हमारा एडमिशन हो जाए। तैयारी होती है हमारी, चाहे हम छोटे भी हों। उसके बाद जब हम बड़े होते हैं, ये AC बंद कर दो, जब हम बड़े होते हैं तो उसके बाद हमें कॉलेज यूनिवर्सिटी के या किसी भी टेस्ट के लिए तैयारी कराते हैं, इंटरव्यू नौकरी के लिए तैयारी कराई जाती है। सो हर चीज़ के लिए हम ट्रेनिंग लेते हैं। फिर हमारी ज़िंदगी में एक प्रैक्टिकल मोमेंट आता है और वो होता है कि हमने भाई दूसरे घर जाना है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, उनको ज़हनी तौर पर और वैसे थोड़ा सा भी, आजकल तो हर चीज़ की रिसर्च होती है, एक नए रिश्ते की इब्तिदा करने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैरिड लाइफ में कदम रखने के लिए भी ट्रेन करना पड़ता है। समझाती हैं अम्माएँ, बच्चियों को तो समझाती ही थी कि भाई इस तरह करना है, ऐसे रहना है, उस तरह रहना है।
लेकिन लड़कों को भी समझाना उतना ही ज़रूरी हो गया है। सो वालिदैन अब वहाँ भी फोकस कर रहे हैं। लेकिन इन सारी रिसर्च के बाद, क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में लड़का और लड़की की शादी नहीं होती, दो ख़ानदानों की शादी होती है, आपस में दो ख़ानदान मिलते हैं। सो पेरेंट्स को भी अपने आप को खुद एजुकेट करना कि अगर उन्होंने सास बनना है लड़के की सास या लड़की के साथ, तो खुद को भी एजुकेट करना, खुद को भी ट्रेन करना बड़ा ज़रूरी है। तभी अच्छे रिश्ते चलते हैं और लाइफ की क्वालिटी बेहतर होती है। और इसके लिए आज हमारे पास 3 सेलिब्रिटीज़ मौजूद हैं जो हमें गाइडलाइंस देंगी, क्योंकि ज़ाहिर है अपने एक्सपीरियंसेस से इंसान सीखता है, इसका कोई ट्रेनिंग स्कूल तो मौजूद नहीं है। सो हम उनसे गाइडलाइंस लेंगे कि अगर माओ ने या वालिद जो है वो शायद थोड़े दिए लिए रहते हैं, तो उनका नहीं मैटर, होम मिनिस्टर घर की जो हैं, जो सासें हैं, उनको ट्रेन कैसे अपने आप को करना चाहिए, अपने आप को एजुकेट कैसे करना चाहिए, ख़ास तौर पे ऐसे रिश्ते से निभाने के लिए जो ज़ाहिर है उनका खूनी रिश्ता नहीं है, उनके बेटों के पीछे आया है, यानी उनकी बहुएं। सो हमारे पास मौजूद है आज हमारे जो पैनल पर गेस्ट लिस्ट हैं, सबा फैसल। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ। आप ना सिर्फ बहुत सारे ड्रामों में सास बनती हैं, असल ज़िंदगी में भी हैं। सो आपके एक्सपीरियंसेस से हम कुछ गेन करेंगे। कल को मैंने भी सास बनना है बहुत सारी औरतों ने सास बनना है, तो हम आपसे सीखेंगे। फिर हमारे साथ मौजूद हैं सबिया हाशमी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। ऐसे ही इन सब के मुकाबले में सबसे पुरानी सास आप और ड्रामों में भी सास बनती हैं। एक्सपीरियंस खाली प्रैक्टिकल लाइफ का नहीं है, रियल लाइफ का भी है। बिल्कुल, एक्सपीरियंस तो वही है, हाँ, जो प्रैक्टिकल लाइफ है वो तो है, लेकिन रियल लाइफ का भी तो है ना आपके पास, रियल और रील दोनों, दोनों वाली लाइफ। ये तो हमेशा इतनी सॉफ्ट और अच्छी सास बनती है, इनसे वो भी माँ कुछ बनती पूछेंगे है ना, हाँ, कि सॉफ्ट सास कैसे बने। अभी बताती हूँ सब। और मुनज़्ज़ा आरिफ हमारे साथ, जो कि कुछ ही अरसा हुआ, अभी तो हाथों की मेहंदी भी नहीं, वो कहते क्या उतरी ना, इनकी भी और इनकी बहुओं की भी। तो वो वाली चीज़ है। लेटेस्ट सास आप हैं जी। सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर मैं 4-5 लाइनों में पूछूं सास की डेफिनेशन क्या है, तो आप लोग प्लीज़ बताएं ज़रा, क्या डेफिनेशन है सास की? सास की डेफिनेशन मेरे ख्याल में सिर्फ माइग्रेशन लड़की की नहीं होती, हाँ, या लड़के की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं होती, हाँ, सबसे बढ़कर घर के जो बड़े हैं ना, हाँ, उनकी माइग्रेशन होनी चाहिए। हाँ, तो मुझे लगता है कि हर उनकी रिश्ते सोच में की माइग्रेशन, हाँ, हर रिश्ते में जो एक अगला कदम है ना, हाँ, जो हिजरत है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं ये कहूँगी। आप क्या कहेंगी सास के लिए? मैं ये कहूँगी कि जब लड़की भी आती है तो शादी होती है, तो सब लोग सोच रहे होते हैं कि लड़की को एडजस्ट करना। आई थिंक सिमिलरली लड़के की फैमिली या जिस फैमिली ने रिसीव करना होता है, वो उनके लेवल पे भी बहुत एडजस्टमेंट्स चलती हैं। पूरी जोग्राफी चेंज हो जाती है, इमोशनल रिएक्शंस बदलते हैं, और मैंने तो ये सारी फेजेस से मैं गुजरी हूँ अभी रिसेंटली। सो हम सब भी फैमिली वाले भी एडजस्ट कर रहे होते हैं विद चाहे एक बंदे की प्रेजेंस। और माशाल्लाह मेरे यहाँ तो 2 बहुएं एक साथ आई, हाँ, तो बहुत ज़्यादा यू नो चेंजेस थे। हाँ, सो उसके लिए प्रिपेयर्ड होना। मुझसे बहुत सारी बेटी की दोस्तों की मम्मीज़ कहती थी, अरे माशाल्लाह आप दोनों की इकट्ठी कर रही हैं, तो आपको डर नहीं लगता? और मैं सोचती थी किस बात का डर? तो परहैप्स वो डर नहीं, लेकिन बीइंग प्रिपेयर्ड। सो प्रिपेयर्डनेस की बात करें तो या दैट वाज लाइक, मैं भी नेक्स्ट सवाल यही करने वाली हूँ कि क्या उनके आने से पहले थी, आपने तैयारी की? वो उस पे आऊंगी, आपसे पूछना। हाँ, डेफिनेशन सास, बिल्कुल, सास का दूसरा नाम माँ है। हाँ, अच्छा, बेशक माँ सगी नहीं होती सास, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि सब कुछ माँ के हाथ में होता है। हाँ, अगर माँ सही है, बहू के साथ सही है, तो वो घर का माहौल सही रहेगा।
तो सबसे बड़ा दिल जो है वो माँ को करना ये भी तो एक पड़ता है। नसीब की बात होती है कि आपको बहू ऐसी मिल जाए कि जिसके साथ आप सही चल रही हैं, तो वो भी वाइस वर्सा सही चले। बिल्कुल। कभी कभार जरूरी नहीं है, हमारे ड्रामों में और फिल्मों में दिखाया होता है सास का एक नेगेटिव रोल बना दिया, लेकिन बहुत सारी जगहों पे बहुएं भी बहुत गलत होती हैं। बहुत गलत होती और हैं। आप जितना उनको प्यार कर लें लेकिन वो सुधरती नहीं है। लेकिन मेरी अम्मी ने जो मेरी तरबियत की थी वो ये थी कि अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो तुम उसके जवाब में अच्छा करो, कोई कब तक बुरा होगा। ये बहुत किताबी बात है। हाँ, नहीं ये हकीकत है, मैंने अपनाई ये बात। हाँ। और वाकई सब कुछ अच्छा रहा। जैसे कि अभी तुम लोगों ने कहा कि आप कभी नेगेटिव बनी ही नहीं। हाँ। तो हकीकत में भी ऐसे ही कि मैं कभी नेगेटिविटी किसी के मामले में इंटरफेयर नहीं करना, और जो कुछ मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा वही सब कुछ मैंने बहुओं पर अप्लाई किया। अच्छा, मगर जैसे मैं आप लोगों से ये सवाल करना चाहूँगी, मेरे सारे जवाब बहुत डिफरेंट होंगे। जैसे लड़की की जब शादी हो रही थी ना, तो अम्मा उसे आमतौर पे घरों में, चलो भाई ये सीख लो, किचन में सीख लो, घर जाओगी जब वहाँ दूसरे घर तो हमारा नाम खराब होगा, बस यही होता है। ट्रेनिंग दी, नाक नहीं कटवा देना, नाक नहीं कटवा किचन का काम करो, सुनते आए हैं ना ये। हर माँ ये आम तौर पे आम घरों की बात करी। मैं वहाँ उन घरों की बात नहीं करी जहाँ माएँ कहती बस पढ़ो पढ़ो, जल्दी से पढ़ो पढ़ो, अपने पैरों पे खड़ी हो जाओ। वो माएँ थोड़ी चेंज हुई हैं, हम जैसी माएँ सोचने लगी हैं कि पहले कुछ बन जाओ, बिल्कुल, बाद में चूल्हा हांडी हर कोई सीख लेगा, पहले कुछ बन जाओ, पैरों पे खड़ी हो जाओ, पढ़ लो, अपना करियर बना लो। वो माएँ थोड़ी डिफरेंट है, मैं आम माँओं की बात कर रही हूँ। तो वो एक बच्चियों को तैयारी कराती हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये पूछना चाहूँगी, क्या सास भी खुद अपनी तैयारी कर रही होती हैं, अपने दिल को समझाना या अपने दिमाग को समझाना, कभी कभार घर में रंग कराना, और तैयारी किसी भी किस्म की हो, तो क्या सास भी कोई तैयारी कर रही होती है रिश्ते पक्का होने से पहले या रिश्ता शादी होने से पहले? अच्छा, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ कि जैसे मेरे बड़े बेटे की जब शादी थी आज से 5 साल पहले, तब जब उसका रिश्ता भी हुआ, जब उसकी शादी की तैयारियाँ भी हुई, तो मैंने कपड़े, घर को वही पेंट और ये तैयारियाँ बहुत की। हाँ। और मैं सिर्फ खुश थी। हाँ। मैं इतनी खुश थी, मुझे लग रहा था कि मेरी ज़िंदगी का एक नया बाब स्टार्ट होने वाला है। एक्साइटमेंट। घर में बहू आएगी। हाँ। एक रौनक होगी। पहले डाइनिंग टेबल पर एक चेयर का इजाफा होगा। मैंने सारी ना वो बातें जो जिनसे मेरा दिल खुश होता था ना, मैं वो सोचती थी। मैं वो नहीं सोचती थी शायद कि बहू की साइड पर होकर नहीं सोचती थी कि जो आने वाली है उसको कैसा फील होना चाहिए। ठीक है, मैं अपना सोचती थी, क्योंकि मेरे ख्याल में हर माँ पहले बच्चे की दफ़ा बहुत एक्साइटेड होते हैं ना, देखिए रॉ होते हैं, कुछ नहीं पता, कोर्सेस थोड़ी है हमारे पास। बिल्कुल। अच्छा, आहिस्ता आहिस्ता समझ आ। अच्छा, फिर मैंने सारी ज़िंदगी अपनी माँ को देखा, सास मेरी भाभियाँ थीं, तो वो माशाल्लाह इतनी जेलन हो गई कि जो मेरी सबसे बड़ी भाभी हैं उनकी शादी बाद में हुई थी, तो वो बहुत छोटी एज में थी। जब आई तो उनको कुछ नहीं आता था पकाना वकाना, तो उनकी ट्रेनिंग समझे मम्मी ने की, तो उनके हाथ में जायका मेरी अम्मा का था। अच्छा। तो मुझे लगा कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, किसी को बच्चों को खाना नहीं आता, बच्चियों को पढ़ते पढ़ते तो शादियां हो जाती हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शायद मैंने अपनी प्रेपरेशन नहीं की थी, अपने आप को ज़हनी तौर पर उस रिश्ते के लिए, सास के रिश्ते के लिए तैयार नहीं किया था। तो मैंने एक्सपेक्टेशंस बहुत लगा ली थी। बहू आएगी, हम अगर रात में बैठे हुए हैं वो बैठेगी, अगर हम सुबह फ़्लाइट है किसी की 4 बजे तो वो ज़रूर उठ कर आएगी उसको सी ऑफ करने, और मेहमान आएंगे तो जैसे मेरी आदत थी कि मेहमानों, हमें हमेशा से यही ट्रेनिंग होती थी, मेहमानों के आने से पहले आधा घंटा पहले खाने भी बना लिए, डाइनिंग भी सजा दी, और कमरों में लैंप्स भी ऑन कर दिए। मेरा नायल है ना, सादिया का बेटा, वो हमसे सीखा है लफ्ज़ कि अम्मा माहौल बना दूँ। तो हमारे यहाँ हमेशा से ये होता है, मेहमानों के आने से पहले एक माहौल बनता है। फैसी भी यही लफ्ज़ यूज़ करते हैं। अगर मैं किचन में, वो कहते हैं माहौल बना दूँ, उसका मतलब मैं एसी ऑन कर दूँ, लैंप्स ऑन कर दूँ, तो घर का एक माहौल बन जाए। तो मैं सोचती थी सब ऐसे ही होंगे, लेकिन हर घर की ट्रेनिंग, घर की भी और इंसान की फितरत की भी अलग होती है, वो सब अलग होती है। मेरी आने वाली बहू का घर का माहौल और था, बिल्कुल टोटली मेरा और उनका बिल्कुल डिफरेंट है।
वो उस हिसाब से बिल्कुल सही था, उसका वहीं ब्रॉटअप हुआ। कुछ लोग इंट्रोवर्ट, हाँ, वो उसी सेटअप, माइंड सेटअप के साथ आई थी, बट मैं कुछ और सोच रही थी। तो इस वजह से बहुत कुछ खराबियाँ हुई जिसमें मैं नहीं समझती किसी का कसूर है, मेरा कसूर था। मैं हमेशा अब खुद को ब्लेम करती हूँ कि मेरा कसूर था, मुझे इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं लगानी चाहिए थी, मुझे उस बच्ची को पहले घर में जेल इन करना चाहिए था, उसके बाद तो ये गलतियाँ हो जाती हैं। और उसकी वजह से फिर आपको पता है शुरू में थोड़े से मसले मसाइल आ जाते हैं, बट वो मेरी बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत पढ़ी लिखी, समझदार। शायद मैंने उसे समझने में गलती की। अच्छा, अब जब मैंने दूसरे बेटे की शादी करनी थी तो मैं तो ऐसी ट्रेंड हो गई थी कि मैं तो ट्रेनिंग दे सकती हूँ अब तो मैं ट्रेंड कर सकती हूँ सब माओं को कि मैं ट्रेंड हो गई हूँ, क्योंकि मैंने अपनी गलतियों से सीखा। मैंने अपनी माँ से इसलिए सीखा कि मेरी आने वाली भाभी, वो टाइम और उन गलतियों, जब आप सीखने के प्रोसेस में थी तो आप दुखी थी, तकलीफ थी बहुत ज़्यादा, जो कि एक इंसान की सेहत की खुद के अच्छे लिए मतलब अच्छी नहीं है। नहीं, मैं तो बस समझें कि मरने वाली हो गई थी मेरी ऐसी, क्योंकि जाहिर है सब माओं को अपने बेटों के साथ बहुत प्यार बिल्कुल, होता है। जब बेटों से प्यार होता है तो बहुएं भी बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन वो फिर हम माओं को भी थोड़ा सा एक स्टेप पीछे रह के सोचना चाहिए। मैं सब जिन्होंने अपनी शादियां बच्चियों की, बेटों की करनी है, उनके लिए कसम से ये बहुत अच्छा मैसेज है कि उनको उनकी ज़िंदगी जीने दें अनटिल अनलेस के कुछ बहुत ही बड़ा बिगाड़ ना हो जाए, ऐसी बात। लेकिन अगर आप ये सोचें कि आपकी वैल्यूज़ को लेके कोई आगे चलेगा, ये आजकल के ज़माने में मुमकिन नहीं है। मैं जब अपने ससुराल में थी, मेरा ससुराल तो ऐसा था कि मैं अगर 5:05 पर नीचे आई हूँ तो चाय के कप सबके हाथ में होते थे। तो मुझे 5 बजे नीचे उतरना होता था ताकि मैं मेरी नंद बनाए और मैं ट्रे ला के सबके आगे करूं। और मैं 5 मिनट लेट होती थी, सबके हाथ में कप होते थे, मेरी जान निकल जाती थी। मैं कहती थी यार मैं 5 मिनट लेट हो गई। तो हमें उस माहौल ने बहुत सिखाया, तो हम समझे कि हम आने वाली इसके मुताबिक, लेकिन नहीं होता। एक बात बताऊं आपको, हमारी जनरेशन वो जनरेशन है जो पहले अपने अम्मा अब्बा से, बड़ों से डरती रही और अब हम अपने बच्चों से डर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे और फिर माँ ब्रेक नहीं है, अच्छा किसी ने ब्रेक बोला, नहीं है ब्रेक, वापस तो ये था। लेकिन अब तो मैं माशाल्लाह मेरी जो छोटी बहू आई तो मैंने वो सारी चीज़ें अपनी जो है ना बस साइडों पे डाल दी। मैंने कहा मेरा बेटा खुश, क्योंकि आप सीख गई ना, मैंने बहुत एक्सपीरियंस किया, मैंने बहुत सीखा। क्योंकि माओं की सबसे पहली ख्वाहिश होती है कि बेटे हैं तो बेटे खुश रहें, और बेटे तभी खुश होंगे उनकी बीवियां खुश हों, उनके बच्चे खुश हों। तो ये मैंने देर से समझा, लेकिन मैंने समझा अपने एक्सपीरियंस से। और आपको खुद सैक्रिफाइस करना पड़ता है। अच्छी बात है कि आप शेयर कर रही हैं, क्योंकि बहुत सारी माएँ इससे कितना कुछ सीख सकेंगी और न जाने कितने घरों में सुकून होगा। अच्छा, मैंने इससे पहले मेरी बेटी की सास, सादिया की सास, मैं उनको देखती थी, खाना खुद बनाती थी। मुझे बहुत अच्छा लगती हैं वो फैमिलीज़ जिसमें घर की एक बुजुर्ग खातून हेल्पर की मदद से खाना खुद बनाए। खाना खुद हम कुछ बैड लक समझती हूँ मैं, मेरा क्योंकि ये हमेशा से बड़ा शौक़ रहा, लेकिन मैं नहीं कर सकी। मैं इधर होती हूँ, मेरी फैमिली, तो मेरा बड़ा दिल चाहता है कि किचन में एक बड़ा होना चाहिए। जब किचन में एक बड़ा होगा ना तो बहुएं खुद ब खुद किचन में आएंगी, उनको खुद ब खुद एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। जब सास नहीं होगी ना घर में, तो आपके कुक है या खातून है तो फिर किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सैलरी लेकर काम कर रहे हैं, तो किसी को तो चीज़ें कुछ जो होती हैं ना, वो हालात मेरे ख्याल में डिले कर देता है या ख़राबियाँ आ जाती हैं, और कुछ चीज़ें जो है ना वो आपकी एक्सपेक्टेशंस ख़राब कर देती है। ये दोनों चीज़ें गलत हैं, ये नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल एक्सट्रीम पे नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब जैसे इन्होंने कहा कि पहले इन्होंने एक बेटे की शादी की, फिर दूसरे, तो उसके बीच में इनको थोड़ा सीखने का मौका मिल गया। आपने तो माशाल्लाह दो बेटे एक साथ ही कर दी। कैसे सीखेंगी अब कब सीखेंगी? अब सीख रही है। नहीं, देखिए
कुछ चीज़ें होती है, अभी आपने बात की कि सासों की तरबियत कैसे, अपने आप को कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। हाँ। जैसे मैं कहती हूँ कि हमने सास का लफ्ज़ इतना ख़तरनाक बना दिया है। देयर इज़ नो हार्म इन बीइंग अ सास। हाँ, ठीक है, सबको बनना है भाई। हाँ, मैं अब जिसके बेटे हैं देखिए, सबसे बड़ा जो लफ्ज़ मैंने चेंज किया है ना, मैं सास हूँ, मैं माँ नहीं। ये जो और मैं तो बहू बड़ा प्यारा रिश्ता है। मैं क्यों कहूँ बेटी है, मेरी बहुएं हैं। बेटियों की तरह हम क्यों कहते हैं, उस रिश्ते को भी तो प्यार दे सकते हैं। जी, द थिंग इज कि मैं यही पॉइंट कह रही हूँ कि ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना कि मैं माँ बनूँ और वो मुझे मम्मी कह के बुलाए, दिस इज़ अ फैलेसी। इससे जितना दूर रहें बेहतर है। बिल्कुल। इस रिश्ते को ग्रेस दें, इस रिश्ते को प्यार दें, बिहेव लाइक अ मदर। देयर इज़ नो हार्म अगर आपको आंटी कह के बुला रही है, आपको सास, मतलब सास तो कोई भी नहीं कह के बुलाता, आंटी भी कह के बुला रही है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मत ज़बरदस्ती कहें कि तुम मामा कह के बुलाओ, क्यों भाई, इट्स ओके, कंफर्ट लेवल है। देखिए, अगर गार्डनिंग में जितने व्यूअर्स को शौक़ है, आप एक पनीरी भी उठा के नई ज़मीन में लगाते हैं ना, तो शुरू में पौधा मुरझा जाता है, उसके पत्ते थोड़े लिम्प हो जाते हैं। इट टेक्स टाइम, जब वो जड़ें थोड़ी पक्की करता है तो वो पत्ते ग्रो करना शुरू करते हैं। किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी दुनिया के रिलेशनशिप में ऐसा ही होता है। इनिशियली टैक्सिंग मोमेंट होते हैं, बट जल्दी मत करें, बी पेशेंट। मेरा पहला पैगाम जितने भी देखने वाले हैं उनके लिए, वो ख़ास तौर पे वो लेडीज़ जो सास बनने जा रही हैं, ससुर बनने जा रहे हैं। हमने ससुर को तो बड़े कोजी कॉर्नर में रख दिया कि वो तो बहुत ही कोई, लेकिन आप देखें अल्लाह का करना ऐसा होता है, जिस घर में ससुर थोड़ा सा तंग करने वाला होता है, सास बहुत कंफर्टिंग होती है। हाँ। और जिस घर में सास होती है वहाँ बैलेंस, अल्लाह मियाँ कभी कभार ऐसा होता है कि बैलेंस ससुर का, दोनों एक साथ नहीं होते। जैसे लाइक मेरी अम्मी बताती थी कि हमेशा अगर मुझे मेरी मदर इन लॉ की तरफ से कोई प्रॉब्लम हुई है कभी भी, तो कंफर्ट लेवल मेरे दादा ने उनको दिया, चटनियाँ बना के, मैं पैदा होने वाली हूँ तो खुला। तो ये एक अल्लाह ताला जो है ना, वो बहुत बैलेंस आपकी ज़िंदगी में डाला। और आपको पता है, मुझे 2 शादियाँ ऊपर तले करने का एक सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? दैट वाज कंपैरिजन। उनका 2 बच्चियाँ डिफरेंट घरों से, डिफरेंट कल्चर से, मतलब नो मैटर व्हाट, फैमिली वैल्यूज़ डिफरेंट होते हैं। 2 डिफरेंट हाउस होल्ड से बच्चियाँ आ रही थी, और हमें इतना ज़्यादा बैलेंस करना था। जेवर एक जितने वज़न का, एक टाइप के डिज़ाइन एक ही जगह से ख़रीदें, बड़ी है तो एक नंबर ऑफ ड्रेसेस। वो बजट वाइज भी हमारे ऊपर लाइक डबल बर्डन था, लेकिन ये बैलेंस स्ट्राइक करना बड़ा मुश्किल होता है। इट्स नॉट एन ईजी गेम, बिकॉज छोटी सी बात पे अभी भी कोई बच्चे ना वो कहते हैं आप उसकी तो बात बड़ा सुनती हैं, वो तो बड़ा करती हैं, तो मैं उनसे कहती हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है। ये लाइक जब आपने अपने आप को ट्रेन कैसे किया, मैं वही सवाल करूंगी दोबारा कि आपने अपने आप को ट्रेन कैसे किया। इन्होंने अपना प्रोसेस बताया कि पहले बच्चे से दूसरे बच्चे तक मेरी ट्रेनिंग हुई आने के बाद। हाँ, मैंने आपकी ट्रेनिंग का मेरा एक सबसे पहले, शादी से भी पहले एक जो फाउंडेशन थी वो ये कि बच्चे माँ बाप की प्रॉपर्टी नहीं होते। लाइक इट्स नॉट लाइक माई हैंड बैग और एनी अदर थिंग दैट आई ओन, एंड ये बस अब मेरी ही है, ठीक है, कोई और नहीं ले सकता। एक तो लेट गो, लेट योर चिल्ड्रन ग्रो, कम आउट ऑफ योर दायरा कार, उस तरह उनको बांध के मत रखे। दे आर लाइक एक और इंडिविजुअल हैं जो अल्लाह ने आपके वास्ते से दुनिया में लाना था। वो उसको आप मतलब पुतलियों की तरह नचाए मत, वो आपके कंट्रोल में नहीं होना चाहिए। वो एक खुददार किस्म का एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि आपको पता है कि उसकी शादी होने जा रही है, तो आपको पहले तैयार होना चाहिए कि अब उसका टाइम डिवाइड होगा। अब उसने उसको टाइम देना, अब उसके साथ बाहर जाना। अच्छा, बच्चे जैसे टीनेज में ही आते हैं, तब से ही वो वाली चीज जो अम्मा का पल्लू हर वक्त पकड़े हुए बच्चे छोड़ देते हैं, वो नहीं रहते। तो आप एक्चुअली एक मदर इन लॉ, एक सास की ट्रेनिंग तो वहीं से शुरू हो जाती है। बच्चे जॉब कर रहे हैं या पढ़ाई कर रहे हैं, तो वो जितना चिपक रहे होते थे, फॉर एग्जाम्पल लाइक मेरे 2 उम्र के बच्चे हैं,
एक मेरे टीनेज में है और एक मेरा छोटा है जो हर वक्त मेरा पल्लू पकड़ रहता है, आज तक मेरे साथ ही सोता है। ट्रू, ठीक है, लेकिन जो दूसरे हैं उनसे मैं टाइम मांगती हूँ कि मुझे टाइम दो, जबकि मैं एक बिजी वर्किंग लेडी हूँ। ट्रू, तो मैं तो वो डिफरेंस अभी से देख रही हूँ कि ये तो अभी से मुझे उनको लेट गो करना है। दैट्स राइट। लेकिन तब उनके फ्रेंड्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, वो एक और जोन शुरू हो जाता है। फ्रेंड्स, दे रिलाई मोर ऑन देयर फ्रेंड्स देन द पेरेंट्स, बिकॉज़ उनको एक गैप लग रहा होता है। फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे लग रहे होते हैं माँ बाप से, क्योंकि वो उनसे जल्दी रिलेट कर सकते हैं, वो उनके फ्रेंड्स उनको समझ सकते हैं। तो इसलिए वो एक और उनकी एक कैटेगरी डेवलप हो रही होती है और जज भी नहीं करते ना। अम्मा अब्बा चाहे कितने भी दोस्त बन जाए, हम जज करते हैं। अच्छा ये तुमने गलती की, मतलब लाइक ये डिस्टेंस आप चाहे कितने भी फ्रेंडली हो नहीं आप। और एक और चीज़ जो जहन में मैंने पहले से बिठाई थी, आई सेड नो मैटर एज अ बहू मैंने क्या लाइफ गुजारी थी, मेरे बच्चे वो या मेरी बहुएं वैसा नहीं गुजारे। एग्जैक्टली, ये आपने अपने आप को समझाया। मैंने खुद से तहैया किया हुआ था। आई हैड डिसाइडेड जो भी, क्योंकि मैं एक पहले मतलब लेट्स से 3 decades अगो मैं किसी और जोन में थी, वो और टाइम्स थे, वो और चीज़ें थी। अब के टाइम में कुछ और जोन है और टाइम है। तो हम वो चीज़ मक्खी पे मक्खी नहीं मार सकते। हम वो वाली चीज़ें ज़बरदस्ती करेंगे तो जिसे कहते हैं ज़ोर ज़बरदस्ती से चीज़ टूट जाती है, डैमेज होती है, क्रैक्स आते हैं। आप उसको एक ब्रेक के बाद मैं इसको कंटिन्यू करेंगे। आई एम सो सॉरी, मैं बीच में आपको थोड़ा सा गुफ्तगू को थोड़ा सा ब्रेक दे रही हूँ। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। मदर इन लॉज की ट्रेनिंग के ऊपर आज बात हो रही है कि उनको अपने आप को कैसे ट्रेन करना चाहिए बिफोर उनके बच्चों की शादी के। आज बहुत सारी टिप्स आपको मिलेंगी हमारे प्रोग्राम से। अगर ज़िंदगी बेहतर बनाना चाहें अपने घर की तो यही वो चांस है। गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आज एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है और ये प्यारा टॉपिक इसलिए मैं इसको कहूँगी क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है कि जो मदर इन लॉज हैं या सासें हैं उनको समझाने की हिम्मत किसी के पास नहीं होती और फिर वो बीमार भी इसलिए हो जाती हैं। जब आपके घर का माहौल अच्छा नहीं होता तो आप पता नहीं चलता, आप यूँ बीमार होते हैं। और अगर आपके घर का माहौल अच्छा है, इन्वायरमेंट जिसमें आप रहते हैं वो अच्छी है, तो आपको कोई बीमारी आपके करीब भी नहीं आती। ये बहुत मैटर करता है आपकी सराउंडिंग से। सो मैं आपसे बात कर रही थी, आप यही बता रही थी कि आपने अपने आप को कैसे ट्रेन किया और वो मोटे मोटे लफ्ज़ बताइए ट्रेनिंग के कि एक तो आपने कहा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखी हैं आपने। बिल्कुल। और दूसरा ये कि मैंने पहले डिसाइड किया था कि जिस चीज़ से मैं गुजरी हुई, जो टफ टाइम्स थे हमारे, पॉइंट हुआ बहुत इंपॉर्टेंट, तो वो अब चीज़ें डिफरेंट हैं। क्योंकि अक्सर मदर इन लॉज ये सोच लेती हैं हमने इतना हार्ड टाइम बेयर किया है। तो ये क्यों टाइप्स होती हैं ये 2 टाइप्स हैं, एक सीखती हैं उससे बेहतर, बिल्कुल, और एक वही बन जाती है। मैं ऑल माई लाइफ लाइक जितना करियर मैंने एजुकेशन सेक्टर में गुजारा है, यूज्ड टू वेक अप एट 5 in the morning। ओके। तो 5 बजे उठ के बच्चों के लंच बॉक्सेस तैयार करके, मैं भी अपनी बहुओं को ये कह सकती हूँ, मैं सारी उम्र सुबह सुबह उठती हूँ मॉर्निंग शो के लिए। ये तो और गवाह है मॉर्निंग शो, दुनिया सारी जिंदगी मैं अपनी सुबह उठती हूँ, स्कूल कॉलेज के बाद फिर मॉर्निंग शो। हाँ, लेकिन मुझे 2-2:30 बजे ऑफ होता था और जब स्कूल मैनेजमेंट में चली गई तो तब तो 4-5 बजे तक, तो 12 घंटे का तब भी काम होता था। लेकिन मैंने कभी इस पे एतराज़ नहीं किया कि मेरी बहू कितने बजे उठ रही है, ना कभी उनके दरवाजे पे नॉक किया है। दिस इज़ लाइक हमारे घर में एक बदतमीज़ी काउंट होती है कि आप किसी को नॉक करके जगा रहे हैं। हम लड़का जो हेल्पर है उसे कहते हैं भी पूछ लो नाश्ते का, क्योंकि और एज बहू मैं आपको बताऊं सबसे बुरी बात जो फील होती है ना पहली दफ़ा, यही उठाना नहीं, हाँ, ये इस जल्दी क्यों नहीं उठती करना, इस बात पर तंज जो बहू को सबसे बुरी बात शुरू में लगती है। अगर आप उसको नहीं बोलेंगे ना तो आहिस्ता आहिस्ता उसको खुद एहसास होना उठना ही है, और फिर तो उठना ही है भाई। सारी बच्चे तो फिर सारी जिंदगी करना ही है। बाल बच्चे हो जाएंगे इंशाल्लाह कल कलां को, तो उसने जल्दी भी उठना है, वो किचन में भी जाएगी। बहू मैं बता रही हूँ कि बहू को सास की सबसे बड़ा बुरा तंज जो है वो ये सुबह उठने वाला। अच्छा, एक पॉइंट और है प्लीज़, ये जो कुछ ख़वातीन ना जब शुरू में लोग पूछते थे अच्छा भाई सब कैसा चल रहा है, मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है।
तो मैं इंटरफेयर नहीं करती और ये वो फला अम्मी के घर जाना है, गुड चले जाओ। अब जितना जाने देंगी उसको ना वो उतना कंफर्ट, उतना खिंच के वापस आता है बच्चा, बजाय इसके कि आप उसे अरे भाई परसों तो गई थी अभी तो ये जो दूसरी खवातीन पे जितनी पाबंदी लगाते हैं उसकी उतनी उड़क होती है, जितनी आप पाबंदियां लगाएंगे वो उतनी रेजिस्टेंस आती है। और दूसरी बात ये जो दूसरी खवातीन आपको मशवरे दे रही होती है ना, अरे भाई शुरू से कर लो, शुरू से यू, वरना हाथ से ऐसा कुछ नहीं होता, कोई हाथ से नहीं निकलता। थोड़ा पेशेंस, थोड़ा हौसला रख ले, चीज़ें स्ट्रेट होती जाती हैं। अगर अब मैं इनसे भी पूछूं ना, सबिया से भी पूछूं भाई, आप तो थोड़े पुराना चावल है ना, नहीं आप थोड़ा पुराना चावल है, तो प्लीज फैक्ट्स एंड फिगर्स बताएं। बिल्कुल अच्छा नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा नॉर्मल होना चाहिए। मैं वही बता रही हूँ कि हर सास का एक ही एक्सपीरियंस होता है। ये जो 2 सासें बैठी हैं, बिल्कुल मेरा भी वही एक्सपीरियंस है कि हम सोचते कुछ हैं, लेकिन जब प्रैक्टिकल उसमें आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। ज़ाहिर है 2 दिमाग हैं तो वो एक साथ नहीं हो सकते। तो हमें पीना कितना है उसको, उन चीज़ों को, ये सबसे बड़ी क्वालिटी होना चाहिए माँ में। तो क्या आपको लगता है सास बनने से पहले हमें अपने पेशेंस को बेसिकली बेहतर करना चाहिए? जो पेशेंस, कभी कभार मुझे ऐसा लगता है उम्र बढ़ने के साथ साथ आपका पेशेंस भी कम होता जाता है। जितने पेशेंट आप पहले होते हैं, कभी कभार कुछ लोगों का बढ़ जाता है और कुछ लोगों का खवातीन का कम होता है। अब जैसे अब मेरा बहुत बढ़ गया है, हाँ, लेकिन कुछ अर्सा पहले वो आपने अपने आप को ट्रेन किया ना बेसिकली। नहीं, वो खवातीन के प्रॉब्लम्स भी बहुत होते हैं, उसमें भी हार्मोनल प्रॉब्लम्स, बिल्कुल उसकी वजह से बड़ी खराबियां आती हैं। ये हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी वो आपने बात की थी ना, फितरत चेंज नहीं होती। ये मैं दोबारा से अपनी फितरत में आई क्योंकि मेरी फितरत ऐसी थी। मैं हार्मोनल चेंजेस की वजह से औरत बड़े मराहिल से एग्जैक्टली बिल्कुल सही कह रही है। तो ये बात खुदारा फैमिली रियलाइज करें। हमारे यहाँ इस चीज़ को बिल्कुल भी, मैं इतना खुल के इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकती, लेकिन अभी इंटरनेट पे और हर जगह बड़ी अवेयरनेस आ रही है। और जब हम रिकैप करते हैं और हम अपनी माँओं के उस फेज़ में जाते हैं, मुझे याद है अब्बा और बच्चे, अगर बहू भी सास भी नहीं वो बनी ना, अब्बा और बच्चे मिलके अम्मा का उस वक्त मजाक उड़ा रहे होते। उनके उस रवैये का जिस वक्त वो उस फेज से, मेनोपॉज के फेज से एक्चुअली गुजर रही होती है। बिल्कुल। सो जी सॉरी आपके ऊपर। तो सबा की बात बिल्कुल सही है। वैसे तो दोनों की बातें ऐसी हैं जो हम पर गुजर चुकी हैं। तो सबा की बात ये कि एक स्टेप पीछे हो जाए ना तो वो कामयाब जिंदगी का राज है। कि ये सोचे कि हम दोनों के बीच में कोई आ गया है और उसको भी उतनी ही जगह मिलनी है जितनी, मतलब माँ की एक अलग जगह है, बीवी की एक अलग जगह है। और जैसे कि मुनज़्ज़ा ने कहा कि जहाँ जा रहे हैं कोई खुशी खुशी का हो। बच्चे अगर अपनी बीवियों को कुछ पहना रहे हैं, अच्छी बड़ी बड़ी चीज़ें, घूमने जा रहे हैं, बल्कि हाँ, मैं खुद मशवरे देती हूँ, तुम अकेले क्यों जा रहे हो। जैसे मेरा बेटा जो है वो CA की आवाज़ से तो जगह जगह जाता रहता है, अरे उसको भी लेके जाओ ना, तुम अकेले क्यों जा रहे हो, बच्चों की भी छुट्टियाँ। तो ये बातें सब जहनी तौर पे तैयार रहना चाहिए। लेकिन वही वाली बात कि पहले से प्रिपेयर करना ये बड़ा मुश्किल होता है। मेरी बहू बड़ी वाली कम उम्र में आई थी, मेरे ख्याल से 18-19 साल की थी। तो मैं यही सोच रही थी उस वक्त उसकी माँ कभी प्यार से, हम भी खिला देते हैं कि निवाले भी खिला देती थी, तो मैं भी ये सोचती थी आएगी तो कोई बात नहीं, हम भी खिला देंगे निवाले। लेकिन थोड़ा सा फ़र्क आता है उन चीज़ों में कि ज़ाहिर है कि डिफरेंट है। कुछ भी सही, एक बहन के घर से भी आई है लेकिन थोड़ा सा मुख्तलिफ। वो कहते हैं ना जब खाला भी सास बन जाती है ना तो वो सास होती है, वो फिर चुड़ैल बन जाती है। अगर वो सास वाली खाला वाली सास हो तो। कम वक्त लगा मुझे ये सोचने में कि नहीं, इनको इग्नोर करना चाहिए इन बातों को। अच्छा, चेंजेस क्या क्या लेकर आए? फॉर एग्जांपल जैसे अगर मैं माँ हूँ और मेरे बच्चे घर पे हैं तो मेरे जब मर्जी होगी मैं चीखूंगी, या मैं जैसी हूँ, जिस हुलिये में हूँ, मैं अपने घर में वैसे ही घूमूंगी। हुलिये का तो मुझे चेंजेस के बारे में बताएं। नहीं, हुलिया तो जैसा भी हो, बल्कि बहुएं टोकती हैं अम्मी चेंज कर लें, बाहर निकल रही हैं बदल लें कपड़े, लेकिन रवैयों में थोड़ा सा फ़र्क आता है कि हाँ बिला वजह चीखना नहीं है,
क्या सोचेंगी, बच्चियों पर चीख लिए, अपने चीख लिए, लेकिन उस पर भी जरूरत नहीं। ये फर्क आता है थोड़ा कि जैसे अपने हस्बैंड से कभी कभार तू मैं हो गई बच्चों के आगे, मगर क्योंकि बहू बैठी हुई है तो थोड़ा सा बिल्कुल बहुत आज तक आता है, इतने साल गुजर गए। ये तो यूनानिमस चीज हो गई हम तीनों में, वी ऑल एग्री, सारी बातें जरूरी है। मैं सिर्फ जो हूँ ना, बिजाय मैं उस रिलेशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं एनालाइज करी हूँ कि ऐसा ऐसा होता हो। आपको ये जो कपड़ों की आपने बात की है, सॉरी आपकी बात कट रही, जब सलमान की शादी की तो अब वो आजकल बच्चियाँ स्लीवलेस भी पहनती हैं, टी शर्ट और वो भी पहनती हैं, तो नेहा माशाल्लाह जब उतरती थी तो उस नाइट सूट में आ गई। तो मेरे पास कुक भी था, फैसी भी होते हैं, तो मैंने उससे नहीं कुछ भी कहा। मैं सारा दिन नाइट सूट में घूमती हूँ घर पर, सारा दिन मैंने कुछ नहीं किया, और ये पक्की हकीकत बात है। मैं उठती थी, खुद चेंज किया, मैं उठ के पहले शावर लेती थी, शलवार कमीज़ पहनती थी, फिर अपने कमरे से बाहर निकलती थी कि नेहा ये चीज़ देखे। अगर मैंने नाइट सूट पहना हुआ है ना, मैं उसको नहीं कह सकती। वैसे आप नाइट सूट पहनती थी क्या? वैसे मैंने सारी जिंदगी, मैं अब भी पहन के घूमती हूँ, लेकिन वो जब शुरू में आई मैंने ये किया। अब वो फिर उतरती थी ना तो स्कार्फ उसने लटकाया हुआ होता था, इधर लटक रहा है नीचे, यानी ये चेंज आया। अच्छा, मेरे बेटे को ये होता था कि कुछ भी है ना, दुपट्टा लेना, तो वो लटका के निकलती थी। अच्छा। फिर ये चेंज आता है। देखें, आपको रोल मॉडल हर चीज़ के लिए बनना पड़ता है पहले खुद। अगर मैं खुद, और ये मैंने किया है प्रैक्टिकली, अगर मैं खुद नाइट सूट में सारा दिन नौकरों के सामने, कुक के सामने घूमती रहूँगी, तो मेरा बेटा अपनी बीवी को भी नहीं कह सकेगा और उसको भी फील नहीं होगा कि अम्मा भी घूम रही हैं, तो इसमें क्या है। तो पहले आपको बोलने से पहले आपको प्रैक्टिकली वो करके बताना पड़ता है, और मैंने ये किया। तो ये भी अभी पहले खुद रवैयों में भी चेंज, और आपको अपने रख रखाव। मैंने ड्रामा किया, उसमें मुझे सबसे अच्छा डायलॉग ये लगा कि शादी, बेटे की शादी की है और शादी की सुबह डाइनिंग टेबल पर सब बैठे हैं, तो अब दोनों भाई बैठे हुए साथ साथ, तो मैं उस बैठने लगता है तो मैं कहती ये चेयर छोड़ दो, अब तुम, कहता है मैं तो सारी ज़िंदगी मेरी तो चेयर ही है। मैंने कहा अब तुम्हारी चेयर चेंज हो गई। कहता है शादी भाई की हुई है, ज़िंदगी में चेंज उनके आना चाहिए, मैं क्यों चेंज करूँ। मैंने कहा ओके, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैं उसे कहती हूँ बड़े बेटे को कि तुम अब इस चेयर पर बैठो ताकि तुम्हारी बीवी तुम्हारे साथ बैठे। तो आपको सबसे, लड़की आई है ना, सबसे पहले आपको घर के माहौल को चेंज करना पड़ता है, और ये डाइनिंग चेयर का भी एक छोटा इशू नहीं होता, ये बहुत बड़ा इशू। इसीलिए सिंबॉलिक बात है ना, सिंबॉलिक बात है। और मैं कहती हूँ ये सब वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, इनको फॉलो करना चाहिए। अब जैसे हमारे घर में, क्योंकि हम ये देखें, हमने ये प्रोग्राम भी इसीलिए रखा है, भले मॉडर्निज्म हो गया है, कुछ हो गया, सेपरेट रह रहे हैं, लेकिन मगर हमारे यहाँ अभी भी ऐसा नहीं। अब हमारे घर डाइनिंग टेबल पर जब बैठते हैं, फैसी अगर नहीं, फैसी उमूमन हमारे साथ खाना नहीं खाते, उनके टाइमिंग है, सुबह 8 बजे नाश्ता करेंगे, 7 बजे उन्होंने खाना खाना, या 6 बजे बस। मैं उस चेयर पर, बच्चों को पता है अब्बू वाली चेयर पर, हेड सीट पर कोई नहीं बैठेगा, वो आज तक कोई नहीं बैठता। बिल्कुल, तो जिसकी जो चेयर है उसके लिए खाली रहेगी, लेकिन वैसे बाय द वे हम सारा प्रोग्राम सिर्फ सासों को की प्रिपेयर्डनेस पे बात कर रहे हैं। आई थिंक देयर शुड बी सम लाइट ऑन हाउ द गर्ल्स शुड प्रिपेयर देमसेल्व्स। या नहीं, दिस इज ये टॉपिक बेसिकली सासों के लिए। देखिए गर्ल्स का टॉपिक ही नहीं है ना। हाँ, मैं बहुत करती हूँ वो शोज। ओके, लेकिन ये कि लड़कियों को भी ये सोचना चाहिए कि ये अगर कोई बार बार रेफर करे, हमारे घर में ऐसा नहीं होता, ये डिफरेंट घर है, बिल्कुल, तो उनकी भी अडेप्टेबिलिटी है। तो अगर क्रिटिसिज्म एक बंदा बार बार कहता है ना, हमारे घर में तो यहाँ ऐसे नहीं, हमारे तो चमचियाँ यूँ नहीं, कटलरी यूँ 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 यूँ, तो वो फिर एक फ्रिक्शन का वो शुरू हो जाते, चिंगारी पैदा होती है। नहीं, वैल्यूज़ की बात पर तो मेरा नहीं ख्याल कि कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। ये सीट और ये तो बहुत छोटी बातें हैं ना। अब देखें, जैसे सास ने घर का माहौल बनाया हुआ है, घर की बड़ी, अच्छा उसकी डेडिकेशन या उसकी जो कुर्बानियाँ कम नहीं होती बच्चे को लेकर शादी करने तक, वो घर, फिर बहू को उस जगह पर आने के लिए उतना टाइम गुजारना पड़ता है। फिर उसका घर होगा। वो जैसे अब मैंने अपनी बड़ी बहू को ऊपर पूरा पोर्शन दिया, मैंने कहा बेटा जैसे मर्जी रहो,
जैसे मर्जी इसको सेट करो ना करो। मैं कभी जाके, वो मुझे कहती रहती है अम्मा आए ना ऊपर आए, मैं जाती हूँ देखती हूँ, सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। और शुक्र है कि वो भी बहुत सफाई पसंद है और छोटी वाली भी बहुत सफाई पसंद है, तो मुझे इन चीज़ों में प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन दोनों को पता है, दोनों को पता है कि अम्मा आई हैं, सबने खाना एक साथ बैठकर खाना है, लेकिन ये प्यार मोहब्बत में, ये बोझ समझ के कुछ एप्लीकेशन नहीं करनी, ये प्यार मोहब्बत से। एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल मैं आप तीनों से करना चाहती हूँ, और वो ये कि जब बेटा और बहू की आपस के कोई झगड़ा होता है, और जाहिर है जब आप साथ रह रहे हैं और आपके सामने कुछ ऐसा हुआ है, तो उस वक्त क्या सास का रिएक्शन होना चाहिए, उसको कैसे रिएक्ट करना चाहिए? कुछ भी कहे, चाहे आप ज़बानी कुछ भी कह ले, दिल तो आपकी औलाद जो है उसके साथ होगा, चाहे उसकी गलती भी होगी। अब कहीं ना कहीं से दिल जो है ना अल्लाह ताला की तरफ से आपके खून का रिश्ता है आपकी औलाद के साथ, मगर आपको रिएक्शन, क्योंकि बहुत ज़्यादा ब्लंट लोग भी नहीं अच्छे होते जो कहते हैं ना कि हम भाई हमारा दिल साफ है, बस ज़बान आपकी बहुत सारे रिश्तों को तोड़ती है, ख़राब करती है। उस वक्त सास को कैसे रिएक्ट करना चाहिए अगर ऐसा हो, बहू और बेटे की लड़ाई हो? सही, देखो सबसे पहली बात कि हम सासों को ये बात दिमाग में रखनी चाहिए कि वो लड़की अपना सब कुछ छोड़कर मेरे बेटे के लिए इस घर में आई है, और बेटा तो बेटा है, खून का है, उसकी कोई बात बुरी लग ही नहीं सकती। अगर उस वक्त बहू का फेवर कर लिया जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा कंफर्टेबल बहू भी हो जाएगी और वो भी समझेगी कि हाँ मैंने सही कुर्बानियाँ दी। अच्छा, ये तो हो गई किताबी बात, ठीक है, मुझे प्रैक्टिकल जवाब अच्छा मैं अब आपको बताती हूँ। नहीं, ये किताबी बात है। अच्छा मैं आपको बताती हूँ, देखें इसमें भी ना बड़ी एक बारीक और गहरी बात है। मियाँ बीवी का जब झगड़ा होता है ना, अगर तो आप बुलाते हैं, आप बड़ों को शामिल करना चाहते हैं, तब तो आप शामिल हों, बड़ों को नहीं बीच में, जो कि बहुत अच्छी बात है। मियाँ बीवी का आपस का झगड़ा है, मियाँ बीवी का रिश्ता ऐसा है, मैं तो बच्चों से कहती हूँ कि जब लड़ाई हो तो नफ़रत हो जाती है, जब मोहब्बत हो तो ऐसी मोहब्बत होती है कि ये एक इस निकाह में। मेरी अम्मी थी खराबे कहती थी मियाँ बीवी का रिश्ता बड़ा गैरत रिश्ता होता है, लड़ते हैं मरते हैं फिर एक हो जाते हैं। तो बीवी और मियाँ के रिश्ते को यही कहा जाता है कि बीवी की मौत कोने की चोट है, यानी लम्हे को लगी और उसके बाद खत्म। बिल्कुल बिल्कुल ये रिश्ता है। तो वेरी नाइस होता ये है कि जब मियाँ बीवी का झगड़ा हो ना, मैं तो एक बात समझाती हूँ, मैं अगर शामिल हूँ तो मैं तब भी समझाती थी, अब भी मैं एक ही बात करती हूँ। मैं कहती हूँ देखो, ये जो बेटा है ना, वो कभी भी ना माँ के सामने बदतमीज़ी करेगा, ना बाप के सामने करेगा, ना बहन भाइयों के सामने करेगा। और आपका अगर झगड़ा हुआ है ना, तो उसको किसी दायरे में रहते हुए सुलझा लें, नहीं तो सारी जिंदगी। अच्छा शौहर का ये रवैया जो है ना, ये हर घर में ऐसा नहीं होता। नहीं, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जो बेटे हैं वो तो शेर हो जाते हैं जब उनके नहीं घर के आगे। नहीं, मैंने अपने खानदान में ये चीज़ देखी है कि बीवियों की कोई बात कर ही नहीं सकते। हाँ। मेरे बेटे, मुझे तो लगता है बेस्ट मर्द वही है। मेरे बेटे, मैं कहती हूँ, मैं आंखों से भी देख रही हूँ ना कि ये गलत हो रहा है, मेरे बेटे कहेंगे नहीं अम्मा उसकी गलती नहीं है, मेरी गलती। बिल्कुल सही। और मुझे पता होता है किसकी गलती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मियाँ बीवी का जो झगड़ा है ना, उसमें शुरू में ही ये नहीं कि सिर्फ बीवी बर्दाश्त करे, शौहर भी बर्दाश्त करे और उस बात को वहीं ख़त्म करें। जब कहने का मकसद है, जब आपकी, तो आपने बच्चों पे डाल दी ना कि वो शेयर ना करें। हाँ, नहीं, मदर इन लॉ को क्या करना चाहिए? वजह मैं यही कहती हूँ। मैं कहती हूँ देखें, अगर शौहर कोई ज़्यादती कर रहा है ना, बेटा ज़्यादती कर रहा है और बहू उसको थोड़ी सी ढील दे रही है, तो वो सारी ज़िंदगी से बहू को सहना पड़ेगा। माँ बाप तो 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, मियाँ बीवी का रिश्ता तो सारी ज़िंदगी ने। तो वो रवैये जो ख़राब होते हैं या जो लड़ाई वड़ाई का असर है ना, वो लेटर ऑन उन दोनों पर ही पड़ता है, बाकी सब निकल जाते हैं बीच में से। इसलिए बाकी सबको मेरे ख्याल में इस लड़ाई में पड़ना ही नहीं चाहिए। नहीं, अगर आप के कानों में जा रही है आवाज़ तो क्या करें, आप इग्नोर करेंगी, डिस्कस, जब तक कि मुझे बुलाएंगे नहीं। अक्सर क्या होता है जब मियाँ बीवी की लड़ाई होती है तो बहुओं का मूड ना ऑटोमेटिकली ससुराल वालों से समझ आ जाता है, बुरा हो जाता है, खुद चुप हो जाती हैं। ये चीज़ गलत जी, ये गलत है। वो मैंने नोट किया है। नहीं, ये होता है,
खुद ब खुद आपको उस वक्त जब मियाँ बुरा लग रहा है तो उसकी माँ भी बुरी लगेगी, चाहे माँ का कोई कसूर ही ना हो, और आपको उसकी बहन भी बुरी लगेगी, उसका भाई भी बुरा, आपका दिल नहीं चाहेगा किचन में आप चुपचाप वो करेंगे, तो ऑटोमेटिकली उस वक्त किचन में भी नहीं करेंगी उस वक्त सांसें कुरेदती हैं। क्या हुआ, लड़ाई हुई? नहीं, हाँ, वो समझ आ जाती है ना। तो मुझे एक ही माहौल की सांसें, एक आप ये जवाब दीजिए। हाँ जी, थैंक यू। ऑब्जेक्टिविटी इज़ द की। हमारे घर में ये होता है कि स्टे ऑब्जेक्टिव। आपने बच्चों को बालिग समझ के शादी की है, लेट देम सॉर्ट इट आउट देमसेल्व्स। साइलेंस रखें, डिस्टेंस ले लें, इंटरफेरेंस नहीं करें, इंटरफेरेंस ना करें, बिल्कुल मत करें। खराब हो जाते हैं इंटरफेरेंस करने वाले। तो अपना रिश्ता, अपनी चीज़ें संभालें, बिकॉज आपके लिए ऑब्जेक्टिव होना बड़ा मुश्किल काम है। औलाद है ना, तो जनरली यू टेंड टू लिसन टू, या अपने औलाद से रिलेट आप जल्दी कर लेते हैं। वो जो बात बोलेगा आपको लगेगा हाँ बिल्कुल। रिमेंबर दिस इज़ वन साइड ऑफ द पिक्चर, देयर इज़ अनदर साइड ऑफ द पिक्चर एज वेल, अनदर साइड टू इट। तो आपने वो स्टांस नहीं सुना, तो हम इस झमेले में नहीं पड़ते। अगर फ़र्ज़ करें ऊंच नीच हर रिश्ते में होती है, मैं नहीं कह रही कि रिपल फ्री दोनों लाइफ गुजार रहे हैं, मसले होते हैं, झगड़े भी हो जाते हैं, नाराज़गियाँ हो जाती। आप टाइम आउट दें। अगर कोई आके आपके सामने रैंट करता है, सुन लें एंड जस्ट स्टे क्वाइट। आप इंटरफेयर मत करें। हाँ देखा, मैं तुम्हें पहले कहा था, ये कहा मैंने, कहा ना, अब तुम अब तुम्हें समझ आई। यहाँ से मामले बाकायदा ख़राब होते हैं। अच्छा, आप तीनों ब्लेस्ड हैं क्योंकि आप तीनों वर्किंग मदर इन लॉज हैं, ठीक है। आमतौर पे जो घरेलू ख़वातीन हैं, जो सासें हैं, वो वर्किंग नहीं होती, घरेलू होती हैं। फिर उसके बाद वो एक सर्टन टाइम पर किचन का काम भी छोड़ देती हैं। सो उनके पास क्या होता है, सिर्फ तख्त होता है और उस पर वो बैठी होती हैं, यानी वो पूरा दिन 24 घंटे बोर होती हैं। कभी नींद आ रही है और बुढ़ापे में वैसे नींद वैसे ही कम हो जाती है, ठीक है। अब उनको चाहिए ज़िंदगी में थ्रिल, उनको चाहिए वो बहू आ जाती है। तो कभी कभार जब आप बोर भी हो रहे होते हो तो फिर आप दूसरों के मामलों में टांग अड़ाते हैं। ये मैं जनरल पब्लिक की बात कर रही हूँ, वहाँ ये गड़बड़ होती है। हाँ। फिर ये जो आप पड़ोस से जो कान में आपके आवाज़ें आ रही होती है ना, लड़ने की, एक दूसरे से लड़ने की, वो यही इसीलिए होती है क्योंकि बोरियत भी बहुत हो रही होती है। और एक मुझे बहू के पास तो बच्चे होते हैं पालने के लिए, बहुत काम होते हैं। हाँ। मगर सास इज फीलिंग बोर्ड। तुमने गलती ये की है कि एक ही माहौल की सासें बुला ली। अब मैं कहाँ से वो सेलिब्रिटी ढूंढती जो घर में रहती है। हाँ। और नहीं, और लड़ती झगड़ती है, कहाँ से मुझे वो सेलिब्रिटी मिलती। लेकिन एक बात ये एक और है, घर के माहौल को ख़राब करने वाला फैक्टर वो जो करीबी और another bigger circle, करीबी रिश्तेदार होते हैं। नहीं, करीबी रिश्तेदार तो छोड़ दें भाई, होते हैं नौकरानी। एग्जैक्टली। अच्छा, रिश्तेदार तो इंटरफेरेंस करते हैं। नहीं, हमारे घर में नौकरानियां या काम वालों के कोई लेना आप लकी हैं, आपका घर एक आम घर की जरूरत है, एक मुख्तलिफ। देखें, ये बड़ों एक ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, घर की नौकरानियों का एक बहुत इम्पोर्टेंट काम है। अच्छा, हमारे घर में आदमी होता है इसलिए औरत नहीं है, इसलिए हमें आपको नहीं पता। छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। हम बड़ा आज बहुत प्यारा और बड़ा इम्पोर्टेंट शो कर रहे हैं क्योंकि यकीन माने अगर इन तीनों में से किसी की बात भी यहाँ दिल पर किसी को लग गई और अगर उनके घर का माहौल बेहतर हो जाए तो हमारा फ़र्ज़ पूरा हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत मैटर करता है। आपके घर का माहौल अच्छा है ना, आप चाहे आप पढ़ रहे होंगे आप वो बेहतर हो जाएंगे उसमें, आप चाहे जॉब कर रहे होंगे आप उसमें बेहतर हो जाएंगे। मेरी ज़िंदगी का तो ये एक्सपीरियंस है, घर का माहौल अच्छा है ना तो आप हर शोबे में अच्छे होंगे। आपको जो रिलैक्सेशन आपको दिमाग की होती है उसका कोई नेमल बदल नहीं, उसके लिए थोड़ी कुर्बानी भी देना पड़ती है। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट सवाल आप तीनों से करूँ और वो ये कि कभी कभार घर का माहौल ख़राब करने में नंदों का बहुत हाथ भी होता है। बहुत सारी माएँ लिबर्टी दे देती हैं, सास इतनी ख़तरनाक नहीं होती, लेकिन जब नंद घर में आती है तो वो बड़े घर को के माहौल को कुछ उथल पुथल कर निदा। मैं अभी कितनी लिबर्टी देनी चाहिए? हाँ, मैं अभी शो ब्रेक से पहले यही बात करने लगी थी कि अपने घर की फसीलें उठा लें, ऊंची कर लें। मैं यही कही थी कि जो इमीडिएट रिलेटिव्स होते हैं ना,
मैं किसी को पर्टिकुलरली हिंट नहीं करी और सब लोग कहते हैं अच्छा फ़लाँ प्रोग्राम में उसने फ़लाँ के बारे मैं जनरल एक बात कर रही हूँ आवाम को जहन में रखते हुए। आपके नेबर्स, आपके इमीडिएट रिलेटिव्स, वो आपके घर का बजट नहीं बना रहे, आपका ख़र्चा नहीं उठा रहे, ठीक है, आप ख़ुद मैनेज करें। यू आर द मास्टर ऑफ़ योर ओन हाउस। सो अपनी फसील ऊंची रखें, लोगों को इंटरफेरेंस करने की इजाज़त मत दें। किसका बच्चा कब हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा, अरे कोई खुशखबरी नहीं, अरे अभी तक नहीं है भाई, नहीं। मतलब मेरी एक दोस्त वो मुझे कॉल कर, वो उसने टेक्स्ट किया कि इज़ दिस योर ग्रैंड डॉटर? मैंने कहा नो, आई मीन देयर इज़ नो गुड न्यूज़ एनीवेयर। No, but you said your children are married. I said yes, they are married. इसका marriage is one thing and having grandchildren is another. मैंने कब कहा कि कुछ ऐसा हुआ है? तो मतलब लोगों की इंटरफेरेंस को बाहर तक रखें। अब जितना इन्वॉल्व करते जाएंगे तो हो गए ना, लेकिन अगर आपकी इमीडिएट रिश्ते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी बेटी है जो कि अभी अनमैरिड है, लेकिन कुछ बेटियां मैरिड होती हैं, वो शादी के बाद फिर दोबारा आती हैं घर में और फिर लाइक कभी कभार प्रॉब्लम्स वो क्रिएट करती हैं, सासें नहीं कर रही होती। सो उनके लिए आप क्या कहेंगे कि कितनी लिमिटेशन आप अपनी सगी औलाद को भी देंगे कि उन्होंने क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना? उसके क्या मेरे लिए तो सबसे मुश्किल काम है, क्योंकि वो अभी तक है। मेरी बेटी, दोनों बच्चियां जो बहुएं मेरी आई हैं ना, वो दोनों अपने घर की इकलौती हैं। ओके, दी ओनली। अच्छा। एंड आई हैव दी ओनली डॉटर। यस। तो 3 इंतहाई प्रेशियस बच्चियां माशाल्लाह से हमारी एक छत के नीचे है। हाँ। तो उसके लिए मैं इवन फॉर माई ओन डॉटर इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट कि मेरी माँ उनको मतलब अपनी बेटी कह के बुला रही है, उनको टाइम दे रही है, और वो अक्सर मुझे कहती थी हाँ बाप उनकी बात सुने, मेरी तो नहीं सुने, हाँ मेरी परवाह नहीं। इट हैपेंस। तो अब ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि ये टू स्ट्राइक अ बैलेंस कि देखो यू आर माई डॉटर ऑफ कोर्स, बट जो दोनों बच्चियाँ पार्ट ऑफ द फैमिली नाउ, उनको भी मुझे टाइम देना है। सो ये चैलेंजेस हैं और ये बहुत रियलिस्टिक चैलेंजेस हैं, एंड आई एम श्योर कि डिफरेंट हाउस होल्ड्स में ये बहुत ड्रास्टिक ट्विस्ट भी लेते हैं, जहाँ लड़कियाँ अपनी भाभीयों के साथ 1-to-1 मुकाबला कर रही होती हैं। अच्छा, सास बोल देंगी ना, मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ, सास अगर बहू को बोल दिया अरे बेटा दूध का गिलास पी लो, हमें तो कोई नहीं बोलता, आप इसको बड़ा बोल रही हैं कि दूध का गिलास पी लेगी, बच्ची थोड़ी है। अब ये वाली चीज़ें, ये इस तरह की जो रंजिशें हैं, वो अक्सर जो एट टाइम्स बाहर के लोग, ब्याही हुई नंदें या इससे दूर पार के और भी रिश्तेदार, वाई नंद ओनली, कोई भी आके कर सकता है। तो एक कंपैरिजन हमेशा रिश्तों को ख़राब करते हैं। तो प्लीज़ इसको आप क्या कहेंगे? अच्छा देखें, जब मेरी भी एक ही बेटी है, आपको ना बेटियों को ज़ाहिर बेटियां लाडली होती हैं, बिल्कुल, और जब भाइयों की शादियां हो जाती हैं तो वो सोचती हैं कि अब अब्बा या अम्मी हमसे हमारा प्यार बट गया है, ठीक है। तो वो मेरे ख्याल में एक नेचुरल सी चीज़ है, वो हर घर में होता है। मैंने मेरी नंदें थी 2, लेकिन छोटी वाली बहुत लाडली थी, तो मामू जान कुछ भी कहते थे ना तो मुझे फील होता था यार मुझे क्यों नहीं कह रहे। अब मैं तो बहू हूँ ना, आई, वो तो उनकी बेटी है और छोटी है, तो आप उस वक्त नहीं सोच रहे होते, लेकिन बैक ऑफ द माइंड होती है कोई ना कोई बात। तो सादिया भी शुरू में ज़रा उसको फील होता था कि हमारा भाई, उसकी शादी हो गई, अब बट गया ये। वक्त के साथ साथ वही बात है कि आपको ना टाइम देना चाहिए रिश्तों को। वक्त के साथ साथ ना ये सारी चीज़ें जो है ना नॉर्मल हो जाती हैं। और लड़कियों की जब शादियां होती हैं ना, उनकी अपनी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है घर की, बच्चे को पालना, घर को। अब मेरी बेटी है, मेरे ख्याल में उसके पास तो घर आने की फुर्सत नहीं है। भाभियाँ कह रही होती हैं कि हम आपा आज आप आएँ, खाना हमारे साथ खाएं, खाना बनाया है। तो वो, और मेरे दामाद ने तो ईद त्यौहार पर आना होता, हालांकि हमारा कोई 5-7 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, बट वो माशाल्लाह मेरा सवाल एक्चुअली ये था, हाँ, कि अगर मैं 10 में से पूछूं आपको, क्योंकि कभी कभार होता तो है, बेटियां भी इंटरफेरेंस करती हैं, लेकिन वहीं फिर वो बड़ों को समझदार होना पड़ता है। अब मेरी जो सिचुएशन है ना, उसमें मैं आपको ये बताऊं कि मुझसे कभी किसी की बात किसी को कहने की कभी ज़रूरत ही नहीं होती। ओके। ना मेरी बेटी की कभी ज़रूरत होती है, ना कभी मेरे भाई बहनों की, भाभियों की ज़रूरत होती है। सबको पता है कि सबब वो करेगी जो इसके जहन में आएगा या जो इसके दिल में आएगा या इसे जो सही लगेगा।
तो मैं तो किसी की नहीं सुनती। मैं सुनती क्या, मुझे कभी किसी ने कहने की समझे जरूरत ही नहीं की। तो ये मेरे ख्याल में घर के बड़े का बिहेवियर ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले की कभी जरूरत ना हो आपको कुछ कहने की। आप क्या कहेंगी? मेरी बेटी भी एक ही है लेकिन मैं उसके तकल्लुफ़ से इतनी परेशान हूँ। तकल्लुफ़ इस तरह का कि मैं अगर ये पूछूं अपने कमरे के लिए भी कि बेटा ये कॉम्बिनेशन अच्छा लग रहा है, अपनी बहुओं से पूछिए, वो हैं अब आपकी बेटियाँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, कि मैं सोफ़ा को भी पूछूं कभी किस तरह से सेट करूं, अरे आपकी बहुएं तो हैं, नहीं उन लोगों को बुरा लगेगा, मैं आपके घर में नहीं बोलूँगी, उनसे ये बिल्कुल अच्छा। अब सादिया बैठी है उसके तकल्लुफ़। हाँ, मैं डांटती हूँ उसको कि बेटा वो भी मेरी बेटियाँ हैं, तुम भी मेरी बेटी हो, कुछ तो मशवरा दे सकती हो भाई। ऐसे तो इंसान मोहल्ले वालों से ही पूछ लेता है कि ये अच्छा लग रहा है कि नहीं। नहीं आप अच्छा फिर अब ये देखें ना, दो बहुएं, इनकी भी दो हैं, मेरी भी दो हैं, उनकी भी दो हैं। लोगों को लगता है कि बहुत मुश्किल है, और है तो मुश्किल। मुझे नहीं मुश्किल लग रहा, मुझे मुश्किल लगा ही नहीं, क्योंकि मैं अब इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड हो गई हूँ, मोहब्बत में भी और बातें कहने में भी। और मैं ये मुझे पता है कि मैं अगर एक को कोई चीज़ दूंगी ना, तो ये नहीं हो सकता मैं एक को दे रही हूँ। मैं हमेशा जो भी करूँगी ना, मैं दोनों के लिए बराबर करूँगी। ज़रूरी नहीं कि मैं एक को दे रही हूँ तो दूसरी को पता चले, लेकिन मेरे दिल को पता है। मुझे लगता है कि मैं ये ज़्यादती ना हो जाए मुझसे। तो अब तो मैं इतने फूंक के कदम रखती हूँ, सिर्फ इसलिए कि मेरी जो मेंटल हेल्थ है ना, वो इफ़ेक्ट ना हो ना। ठीक है, वो माँ की तभी इफ़ेक्ट होती है जब आपके घर का माहौल, वही बात, थोड़ा सा भी डिस्टर्ब हो। तो बैलेंस रखना बहुओं में, मैं कहती हूँ मुश्किल है ही नहीं। हाँ, कोई एक ज़्यादा अजीज़ होती है, उसमें भी बहुओं का बहुत बड़ा हाथ है कोई। और ये जो नौकरों वाली बात है ना, बड़ी अच्छी किसी ने बात कही। ये आप नौकरों वाली बात आपने ब्रेक में कही थी, प्लीज़ ज़रा आप ये बताएं कि हम जैसे जो बात कर रहे थे ब्रेक में जाने से पहले, कि बहुत सारे सर्वेंट्स जो हैं वो घर का माहौल ख़राब करते हैं। बिल्कुल करते हैं, बिल्कुल। जब आप सबसे बड़ी बात ये मैंने किसी से ही सीखी कि हमारे घर में 2-3 भाभियाँ हैं, और नौकर को कोई चीज़ देनी होती है तो हमारी अम्मी देती हैं। ये मुझे इतनी सही बात लगी कि आप छोटी बहू ने कुछ देना है हाउस हेल्प को, या बड़ी ने देना है, आप मुझे दें। हाँ, ये नहीं कि मैंने अपना नाम करना है, नहीं। उसकी फिर हाउस हेल्प का क्या होता है कि उसका रुझान हो जाता है, झुकाव, वो उसी झुकाव हो जाता है, और वो उसी के काम कर रही होती है। बड़ी भाभी ने ये कहा, छोटी एक तो मुझे ना बिल्कुल, मैं कहती हूँ बड़ी लड़ाइयाँ होती हैं, बड़ी लड़ाई। मैं कहती हूँ आप हाउस हेल्प को इन चीज़ों से, और मेरा आंख का इशारा होता है अगर वो कभी ऐसी कोई बात है, वो बाजी, वो नीचे वाली बाजी ऊपर, मैंने कहा ये क्या लफ्ज़ है, नीचे वाली, ये कौन सा लफ्ज़ है? मैंने वाली और ऊपर वाली, छोटी भाभी बड़ी भाभी, और बड़ी पहले छोटी बाद में, क्योंकि हमारे घर में मुझे ये चीज़ें नहीं अच्छी लगती। और अभी छोटी वाली ने कुछ देना था उसको, कोई कूलर वूलर लगवा के देना था। मैं कराची में भी नहीं थी, कहीं बाहर थी। उसने मुझे कॉल की, क्योंकि उससे सलान ने कह दिया था कि अम्मा से पहले पूछ लो। उसने कहा अम्मा ये मैंने देना है, तो फिर आप आएंगी? फिर मैंने कहा नहीं बेटा, दे दो। और उसने मुझसे पूछ कर दिया, लेकिन उसको भी समझ आ गई कि ये खुद से इनके साथ कोई फेवर नहीं करती, ताकि घर का माहौल बिल्कुल ऐसे रहे, एक जैसा रहे। क्योंकि ना आप जब नई होती हैं बहुएं, तो मासियाँ उनके कुछ सास ने बात कही भी नहीं होती ना, उनको अपनी क्या कहते हैं खन्नास निकालनी होती है कि अगर सास ने उनको डांट दिया ना तो वो अच्छा करती हूँ, मैं पढ़वाती हूँ। तो वो उनकी अपनी ग्रजेस जो होती है ना, वो इस तरह कभी कभार निकालती है। बेचारी सास ने नहीं भी बोला होता तो मासियाँ आके बहुओं के कान भरती हैं। वो यंग लड़कियाँ होती हैं, और अल्लाह का शुक्र है मेरे घर में वो जो होते हैं ना कान के कच्चे, वो कोई भी नहीं, ना बड़ी बहू, ना छोटी बहू, ना मैंने देखा था ना, मैं अपनी अम्मी को देखा था आंखों से अपने। मेरी अम्मी जिस तरह स्नप करती थी, खबरदार जो किसी के खिलाफ बात बिल्कुल, ये सबसे बड़ी तबाही है घरों की। नहीं भी कोई बोल सकेगी ना बहू, उसके दिल के अंदर बैठ जाएगी वो बात। हाँ ना, वही तो। सो वो वाली चीज़ें हैं, उसको डिस्कस करना बड़ा ज़रूरी है। बाकी वही वाली बात है, अगर अपनी ज़िंदगी को बेहतर करना है तो
सासों को भी काम करना पड़ेगा अपने घर के माहौल पर, क्योंकि ऐसा नहीं होता, वही वाली बात कि बच्चे हमारी प्रॉपर्टी नहीं है, वो हमारे ज़रिए अल्लाह ताला इस दुनिया में लेकर आए, लेकिन उनकी एक अलग पर्सनैलिटी है, अपनी प्राइवेसी है। बहुत सारे घरों में तो जब वो मैरिड नहीं भी होते तब भी ये कहा जाता है कि भाई उनके कमरे में नॉक करके जाओ अगर उनका अलग कमरा है। कौन सी वाली सास? अरे हाँ, ये भी तो हमारी एक चीज़ रह गई, थोड़ा टाइम रह गया। क्या? अब दामाद है आपका, आप उसकी भी सास है। खुद कहने वाली थी जी, प्लीज उसके ऊपर भी हमने बात करनी है कि वहाँ कैसे बिहेव करना है सासों को, क्योंकि ऑटोमेटिकली उन्होंने तो रेड कारपेट बिछाया होता है दामादों के लिए। बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे समझाने की जरूरत ही नहीं है। बिछाना पड़ता है इसलिए कि बेटी सबसे बड़ी कमजोरी होती है। हाँ, तो वो उसको कोई तकलीफ ना हो, कोई बात वो ना सुने, इसलिए दामादों के आगे बिछाना पड़ता है। हाँ, रेड कारपेट। हाँ, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैंने कुछ घरों में देखा है दामादों के आगे वैसे तो आपको रेड कारपेट बिछाना पड़ता है, ठीक है, आपने उनको खाना खिलाया, वो आप बहुत अच्छे से मेहमान की तरह पेश आए, मगर बहुत घरों में क्या होता है, इस रेड कारपेट बिछाने की वजह से दामाद ना आपके घर में इंटरफेयर करने लगते हैं। फिर आपके घर के जो कोई भी ऐसे फैसले होते हैं वो अक्सर दामाद लेने लगते हैं, और जब आपको फिर अनकंफर्टेबलनेस फील होती है कि दामाद गलत फैसला ले रहा है, चाहे वो आपकी दूसरी बेटी की शादी के हवाले से या कुछ, तो फिर दामाद माइंड करते हैं, तुम्हारे अम्मा अब्बा ने मेरी सुनी नहीं, तो पहले आप उनको सर पे चढ़ा लेते हैं और उसके बाद फिर जब आप सर से उतारने की कोशिश करते हैं तो वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो वो भी क्या लिमिटेशन है? तवाज़ुन रखें। तवाज़ुन क्या है? इतना ही रखें जितना आप मेंटेन कर पाएँ, इतना ज़्यादा मत उनको इंटरफेयर कराएं कि बाद में फिर आप कहें कि भाई यहाँ से आप आगे नहीं आ सकते। जब आपने दरवाजे खोल दिए, आप हर मामला डिस्कस कर रहे हैं, कुछ मामलात, कुछ डिसीजंस पेरेंट्स अपने तक रखें। हाउएवर अभी मैं उस स्टेज तक नहीं पहुंची हूँ, अल्लाह खैर रखे, अच्छा वक्त लाए तो कभी वो भी आप प्लीज़ बताएं इस पे। अच्छा, मैं बताऊँ, मैंने अपनी अम्मी को देखा, मेरे में तो सारी चीज़ें वो हैं जो मेरी माँ की। यही होता है। मेरी अम्मी, हालांकि फैसल जो हैं वो मम्मी के भाई के बेटे थे, लेकिन जब शादी होगी तो वो कहते थे फैसल तुसी एल बेटा एल फैसल तो वो तुसी पर, तो मैं उन्हें कहती थी, मैं कहती थी अम्मा आप इस तरह से, तो वो कहती थी मेरी इज़्ज़त की जगह है। तो मम्मी फैसी को, मेरे दूसरे दोनों बहनोइयों को मम्मी बहुत इज़्ज़त देती थी। फैसल बड़े थे तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़त देते। फैसल थोड़े से रिज़र्व है, फैसी की आदत थोड़े इंट्रोवर्ट। हाँ, तो मैं मम्मी से कहा करती थी, मैं कहती थी अम्मा आप क्यों इतना आगे प्लेटें रखती हैं और ये करती हैं, तो वो कहते थे, मम्मी कहती थी बेटा ये मेरी ज़िंदगी में मैं ऐसे ही करूँगी। ठीक है, अब उनकी चीज़ को मैं भी लेकर ऐसे ही चली। तो मेरा दामाद तो अल्लाह मियाँ, मैं कहती हूँ कुल जहान को ऐसा दामाद दे, माशाल्लाह माशाल्लाह, वो तो कोई हीरा का लफ्ज़ अगर मैं यूज़ करूँ तो गलत नहीं होगा। माशाल्लाह 8-10-11 साल हो रहे हैं सादिया की शादी को, माशाल्लाह। उसने बहुत कम हमारे यहाँ आया है, मैंने जब बुलाया बेटा खाने पर आना है, उसने कभी ना नहीं की, क्योंकि वो बिज़ी होता है ऑफिस में, आ जाता है। सादिया ने मुझे शुरू में ही, और मैं भी बहुत करती थी, नहीं फैसल को लेकर आओ, सादिया कहती अम्मा रिलैक्स, ये बेटियों के हाथ में होता है वैसे, कहती थी अम्मा रिलैक्स, कुछ नहीं होता, फैसल नहीं आ रहे, कोई बात नहीं, आप खाना शुरू करें। बेटा मैं कहती अम्मा 30 लोग हैं, 30 लोगों को आप इंतज़ार करवाएंगी फैसल की वजह से, ये नहीं हो सकता, आप खाना लगवाएं। मैं फिर भी बड़ा लेट करती थी कि ये, और मेरे हस्बैंड वो तो कहते हैं बस जो फैसल ने कह दिया ना बस वो ये ना हो जाइए, हालांकि वो इतना कंफर्टेबल है, लेकिन फैसी बहुत कॉन्शियस है। इसमें मैं कहती हूँ बेटियों का बहुत बड़ा हाथ होता है माँ बाप को कंफर्टेबल रखने में। हम लोगों ने अपने माँ बाप को कंफर्टेबल नहीं रखा। अम्मा फैसी आ रहे हैं, अम्मा क्या बनाया, लड़कियां ये है, अम्मा ये है, ये पकड़ा है। हाँ। तो मैं अपनी अम्मी को थरथल्ली डाल देती थी। हाँ। ठीक है कि वो मतलब मेरी बच्ची है छोटी, फैसी बाद में आ रहे हैं, तो मैं अपनी बच्ची को बाकी बहनों के बच्चियों से अलहदा कर लेती थी कि फैसी को ये ना लगे कि उसने थप्पड़ मार दिया। फैसी को मतलब फैसी थोड़ी सी सख्त तबीयत के थे, तो मैं तो आती थी तो मेरी अम्मी बेचारी ना ऐसे हो जाती थी। हाँ। मैं भी वैसी थी, लेकिन मेरी बेटी ने कहा ये नहीं करना माँ, कंफर्टेबल, रिश्तों को कंफर्टेबल रखें। तो मेरी बेटी ने दामाद के मामले में मुझे कंफर्टेबल रखा, लेकिन वो दामाद भी ऐसा ही है। और
जहाँ तक उसके रेड कार्पेट की बात माशाल्लाह वही वाली बात है ना, लेकिन उनकी नेचर ऐसी है, बहुत सारे दामादों की नेचर बड़ी जो ना तकलीफ दे होती है, बहुत सासों के लिए ज्यादातर एहसान करते हैं। अगर वो अपनी बीवी के मैके में जा रहे होते हैं तो वो एहसान करते हैं कि वो आए हैं। जी, आई डोंट नो, उनको ऐसा लगता है कि उनके वहाँ जाने से मतलब लाइक कोई एहसान किया उन्होंने। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये भी वैल्यूज में आता है। आपने अपनी बेटी दी हुई है, ठीक है, आपकी बेटी उस घर में है, तो उस जो आपका दामाद है ना, उसकी इज्जत आप पर फ़र्ज़ है। वो आपका फ़र्ज़ है कि आप उसकी इज्जत करें, ठीक है। वो अलग बात है कि उसका बिहेवियर क्या है, वो करवाना चाह रहा है ज़बरदस्ती, तो फिर आप फिर भी दामाद को कुछ सख्त लफ्ज़ नहीं बोल सकते। आप थोड़ा सा रिश्ता ही ऐसा है, थोड़ा देखिए फासला कर सकते हैं, वो रिश्ता ही ऐसा है और करना पड़ता है। और मैं वैल्यूज से हट के ना मैं कभी कोई बात नहीं करूँगी। हमारे यहाँ है दामाद की इज्जत तो है और करनी चाहिए। मेरे घर में सादिया ने इनको इसलिए कभी टेंस नहीं किया बिकॉज उसके हस्बैंड ने बहुत अच्छे से रखा हुआ है। हाँ। जब हस्बैंड्स अच्छे होते हैं ना तो फिर बेटियां भी घर वालों पे प्रेशर नहीं, बिकॉज वंस जब लड़की घर वापस जाती है तो जो कुछ हस्बैंड की फीडबैक उसको मिलती है ना, उसी पे उसका रिएक्शन डिपेंडेंट होता है। अगर वो कहे कि अच्छा यू नो एवरीथिंग इज गुड तो वो भी टेंस नहीं होगी। लेकिन लड़कियों पे बहुत डिपेंड करता है, क्योंकि अगर वो देखिए मियाँ बीवी तो आपस में एक दूसरे को कहते ही हैं बहुत सारी बात कमरे में, और वो कमरे में फिर हवा हो जाती है, मगर बेटियों को कितना फिल्टर करके अपने पेरेंट्स को बतानी है। क्योंकि देखिए कुछ भी है, आप मियाँ बीवी हैं, आप लड़ेंगे मड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे, लेकिन अगर आप अपने हस्बैंड के बारे में अगर उसने कहा ना तुम्हारी बहन ने ऐसे किया वैसे, और वही छोटी सी बात जाके आपने अपनी बहन को बता दी या अपने वालदा या वालिद को बता दी, तो उनके ना दिल में बैठ जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता उनको वो बात बुरी लगने लगेगी। ऐसे तो पीछे बहुत सारी बातें होती हैं जो मुंह पे नहीं कही जाती। इसमें ना बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है माँ बाप पर, बहुत बड़ी, बेटियों की शादी के बाद। वो ये कि बेटियाँ आके जब कोई सास की, ससुर की, नंद की या इवन शौहर की कोई बात करते हैं, हमारे घर में तो बात सुनी भी नहीं जाती कि बेटा शादी हो। ये नहीं है कि ज्यादती हो कोई, फिर ज़रूर सुनना चाहिए, ऐसा नहीं है, लेकिन आपके शौहर की अगर आपके माँ बाप के घर इज्जत नहीं है ना, तो आपके उन बच्चों की भी नहीं है जो उस शौहर की। हाँ, ये वाली बात है, ये चीज़ें हैं। हाँ, और बेटियां ये चाहती हैं कि उनके मैके की, उनके माँ बाप की इज्जत हो। हाँ, मियाँ की नजरों में अगर लड़की दोनों चाहती हैं, दोनों चाहती हैं। जब उनके मियाँ भी आए तो भी उनकी इज्जत हो, जबकि जब लड़ेंगी मड़ेंगी सारी आके राम कहानी सुनाएंगे तो कैसे इज्जत, वो इज्जत वो तो अच्छा, फिर बीवी को बुरा लग रहा होगा अगर माँ बाप कुछ कहेंगे ना उसके शौहर को, तो बीवी को बुरा भी लगेगा, अरे भाई आपने पहले तो कर दी सारी बातें। तो मियाँ बीवी की चीज़ें जो है ना मेरे ख्याल में उन दोनों। अच्छा, और एक और बात बहुत इम्पोर्टेंट जो आपने कही थी कि अगर मियाँ कंफर्ट देता है बीवी को तो भी उस पर बहुत डिपेंड करता है, मगर ना लोग चेंज होते हैं। ये मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग वक्त के साथ चेंज हो जाते हैं, बच्चे हो जाते हैं, कुछ उनको दिल को ऐसी चीज़ लगती है ज़िंदगी में कि वो चेंज होते हैं। तो अक्सर ऐसा होता है वही मियाँ जो तकलीफ़ देते थे कि हाँ तुम्हारे घर से आया हूँ मैं तो नहीं जाऊँगा, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको कोई एक बात समझ आती है या उनके दिल को लगती है, वो बदल जाते हैं। जो आपको लगने लगता है ना, बिल्कुल कि ये दामाद तो पहले से बहुत बेहतर हो गया है, आप वो चेंज महसूस करते हैं। तो वक्त सबसे बड़ा मरहम है। तो बहुत सारे लोगों के घरों में अगर ये प्रॉब्लम है तो अच्छा वाला वक्त अच्छा भी आएगा। अच्छा, हमारी वैल्यूज़ यही हैं कि हम अपने दामाद को उसी तरह रेड कारपेट देंगे। हाँ। क्योंकि हमारी अम्मी ने हमारे मियाँ को दिया। हाँ। हमारे मियाँ तो उनमें से थे कि ज़मीन पे बैठ गए, पैर पकड़ लिए, उनमें से थे, लेकिन उसके बावजूद वो कुछ हो रहा होता था। हाँ। अनवर आ रहे हैं आज तो मुर्गी बना लो, ज़मानी मुर्गी थे। ये प्रैक्टिकल बात है, ऐसा होता है, रेड कारपेट बिछता है। अच्छा, आज भी ये है कि कोई अच्छी चीज़ घर में बनेगी ना, बहू ने बनाई कोई चीज़ ख़ास तौर से, अब फवाद आएगा ना तो उसको खिलाना ही। ये होता है। का टाइम मतलब लाइक इस सेगमेंट का टाइम ख़त्म हो गया, मैं ब्रेक की तरफ जा रही हूँ। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपको नहीं अंदाज़ा कि आपने खिदमत खल्क की है यहाँ आकर, अपने एक्सपीरियंसेस बताकर। सारी दुनिया एक तरफ, घर का जहनी सुकून एक तरफ। अगर जहनी सुकून है ना सीरियसली, तो सब कुछ बेहतरीन हो सकता है, आप लोगों की सेहत बेहतर हो सकती है। बहुत सारी सासें जो हैं हट्टी कट्टी इसलिए रहती है कि उनका घर में उनको अपने
जो पोते पोतियां हैं या नवासे नवासियां वो खेलते हुए नजर। देखिए आज अगर हम तीनों वर्किंग लेडीज़ हैं तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट हमारी फैमिलीज़ को जाता है कि थिंग्स आर सॉर्टेड एट होम। अगर घर में इतनी सी भी गड़बड़ हो तो आप घर छोड़ के बाहर काम के लिए नहीं निकल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आप तीनों का। जो आई है तेरी पलके झूम के हवा के साथ झूम के, हाँ